प्रकृति की पुकार, एक जादुई जंगल की वापसी। पहाड़ों की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत गांव था, जहां की सुबह पंछियों के मधुर संगीत से शुरू होती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन को मजबूती से पकड़े हुए थी। इस पेड़ की घनी शाखाएं पूरे इलाके को ठंडी और सुखद छांव देती थी, जहां लोग सुस्ताते थे। आरव और मीरा, दो सबसे अच्छे दोस्त, अपना सारा बचपन इसी जादुई पेड़ के नीचे खेलते हुए बिता रहे थे। आरव स्वभाव से बहुत चंचल था, जबकि मीरा शांत और बुद्धिमान थी, लेकिन दोनों को प्रकृति से गहरा लगाव था। वे अक्सर पेड़ की मजबूत टहनियों पर झूलते और हवा में उड़ते रंग-बिरंगी तितलियों का पीछा करते थे। पास ही एक कांच जैसी साफ नदी बहती थी, जहां वे छोटे पत्थरों से खेलते और पानी की लहरों का आनंद लेते थे। उनके लिए वह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि उनका अपना एक जादुई और सुरक्षित संसार था। लेकिन समय बदला और धीरे धीरे गांव में लालच ने दस्तक दी, जिससे शांति भंग होने लगी। शहर से आए कुछ चालाक व्यापारियों ने सरपंच जी को बड़े बड़े वादे करके लुभाना शुरू किया। व्यापारियों ने कहा कि अगर यहाँ बड़ी दुकानें और होटल बनेंगे तो गांव में बहुत पैसा और तरक्की आएगी। शुरुआत में कुछ छोटे पेड़ काटे गए, लेकिन जल्द ही कुल्हाड़ियों की डरावनी गूंज पूरे जंगल में सुनाई देने लगी। आरव और मीरा ने अपनी आंखों के सामने उस पुराने बरगद के साथी पेड़ों को एक एक कर गिरते देखा। जिस जगह कभी हरियाली की मखमली चादर बिछी थी, वहां अब कंक्रीट के बेजान ऊंचे ढांचे खड़े होने लगे। पेड़ों की कमी के कारण प्रकृति ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया और मौसम बदलने लगा। वे पंछी जो हर सुबह बच्चों को जगाते थे, अब अपना घर खोकर कहीं दूर पलायन कर चुके थे। वह साफ नदी, जो कभी कलकल करती बहती थी, अब सूखकर एक गंदे और बदबूदार नाले में बदल गई। हवा में अब फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि धूल और धुएं का दम घुटने वाला गुबार था। गर्मियों की दोपहरें इतनी तपती थी कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। आरव और मीरा बहुत दुखी थे और अक्सर उस अकेले खड़े बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठते थे। वे सोचते कि क्या उनका जादुई संसार हमेशा के लिए खत्म हो गया है और अब कुछ नहीं बच सकता। एक दिन स्कूल में विज्ञान के पीरियड के दौरान मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर एक सूखा पेड़ बनाया। मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि जब एक पेड़ गिरता है तो हजारों जीव अपना घर खो देते हैं? उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और बारिश लाने में मदद करते हैं। मास्टर जी ने बताया कि पेड़ मिट्टी को बहने से रोकते हैं और धरती को उपजाऊ बनाए रखते हैं। उन्होंने एक गंभीर चेतावनी दी, अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो अंत में हम खुद को ही नष्ट कर लेंगे। मास्टर जी ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। मास्टर जी की इन बातों ने आरव और मीरा के भीतर एक नई उम्मीद और बदलाव की चिंगारी जला दी। दोनों ने तय किया कि वे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे और अपने गांव को फिर से हरा भरा बनाएंगे। उन्होंने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा मिशन हरियाली। शुरुआत बहुत कठिन थी, क्योंकि उन्होंने स्कूल के पीछे की बंजर और सूखी जमीन को चुना था। जब उन्होंने छोटे छोटे पौधे लगाने शुरू किए, तो गांव के कुछ बड़े लोग उन पर हंसने लगे। लोगों ने ताना मारा, दो छोटे बच्चे क्या कर लेंगे? जब बड़े लोग पेड़ काट रहे हैं, तो तुम्हारे पौधे नहीं बचेंगे। लेकिन आरव और मीरा ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखने का संकल्प लिया। वे हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते और अपने नन्हे हाथों से सख्त मिट्टी को खोदते थे। वे हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते और अपने नन्हे हाथों से सख्त मिट्टी को खोदते थे। आरव और मीरा ने अपनी पॉकेट मनी बचाकर अलग अलग तरह के देसी बीज खरीदे।
उन्होंने घर के पुराने प्लास्टिक के डिब्बों और टूटे बर्तनों को सुंदर गमलों में बदल दिया। नन्हे पौधों को पानी देना उनका सबसे पसंदीदा काम बन गया था। जल्द ही उन्होंने देखा कि गांव के लोग नदी में प्लास्टिक की थैलियां फेंक रहे हैं, जिससे पानी का बहाव रुक गया है। आरव और मीरा ने स्कूल के अन्य बच्चों को इकट्ठा किया और एक हरियाली टोली बनाई। बच्चों ने पुराने कपड़ों की कतरनों से मजबूत और रंगीन थैले सिलना शुरू किया। वे घर घर जाकर बड़ों को समझाया कि प्लास्टिक प्रकृति का दुश्मन है और कपड़े के थैले बेहतर हैं। गांव के मुख्य चौक पर उन्होंने पुराने ड्रमों से बड़े बड़े डस्टबिन तैयार किए। मीरा ने दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए और बड़े अक्षरों में लिखा, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। एक दिन मीरा ने साहस जुटाकर सरपंच जी से मुलाकात की और उन्हें भविष्य के खतरे बताए। मीरा ने समझाया कि बिना पेड़ों के पानी का संकट बढ़ेगा और होटल दुकानें किसी काम की नहीं रहेंगी। सरपंच जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी आंखों में पश्चाताप दिखा। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा की कि अब से बिना अनुमति के एक पत्ता भी नहीं तोड़ा जाएगा। अब यह छोटी सी मुहिम एक बड़े जनांदोलन में बदल चुकी थी। हर रविवार को पूरा गांव एकजुट होकर वृक्षारोपण के लिए निकलता था। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को बताया कि कौन से पेड़ यहाँ की मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त हैं। आरव और उसकी टोली ने सूखी नदी के किनारों से सारा कचरा साफ किया। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए उन्होंने नदी के किनारों पर घनी घास लगाई। आरव ने सबको सिखाया कि पानी की एक एक बूंद कीमती है और उसे कैसे बचाया जाए। उन्होंने हर घर के बाहर बारिश के पानी को जमा करने के लिए छोटे गड्ढे बनवाए। महीने बीतते गए और उनकी कड़ी मेहनत का असर धीरे धीरे दिखने लगा। वे नन्हे पौधे अब मजबूत तनों वाले छोटे पेड़ों में तब्दील हो चुके थे। एक सुबह आरव की नींद एक मधुर चहचहाहट से खुली। उसकी खिड़की पर एक सुंदर नीलकंठ पक्षी बैठा हुआ था, जो वापस लौट आया था। यह इस बात का संकेत था कि प्रकृति अब इस गांव को फिर से अपना रही थी। जल्द ही गिलहरियां और रंग बिरंगी तितलियां भी उन नए पेड़ों पर मंडराने लगी। जब मानसून आया तो इस बार बारिश ने गांव को नया जीवन प्रदान किया। पेड़ों की जड़ों ने पानी को सोख लिया, जिससे सूखी नदी फिर से कलकल कर बहने लगी। गांव का तापमान गिर गया और हवा में फिर से वही पुरानी ताजगी और ठंडक लौट आई। गांव के वार्षिक उत्सव के दिन सब लोग उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए। सरपंच जी ने मंच पर आकर आरव और मीरा को पूरे गांव के सामने सम्मानित किया। सरपंच जी ने कहा कि असली विकास कंक्रीट के जंगलों में नहीं, बल्कि असली पेड़ों के बीच है। आरव और मीरा ने देखा कि छोटे बच्चे अब उसी छांव में खेल रहे हैं, जहां कभी सिर्फ धूल थी। उन्होंने महसूस किया कि जब हम निस्वार्थ भाव से प्रकृति की सेवा करते हैं, तो वह हमें और अधिक लौटाती है।